Hello, good morning. So students, today I am again in front of you to teach you Social Science chapter number 4. Chapter name is Air. Before starting this chapter, I want to ask you all that every one of you are well known about air or not. I know you all are well aware with air. What is air? Actually, our earth is surrounded by a huge blanket of air that is called atmosphere. What is called? Atmosphere, right? So it is called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere. You all know this thing. आप सभी को पता है कि जो भी जीवन है वो सारा का सारा जीवन हवा के कारण हवा पर निर्भर भी है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि वायुमंडल पर. एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. सो इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रेज. और ये न सिर्फ हमें ब्रीथ करने के लिए हवा प्रदान करता है, वायु प्रदान करता है, एयर प्रदान करता है एटमॉस्फेयर, बल्कि जो हार्मफुल रेजेस होती हैं सन से आने वाली, उनसे भी ये हमको प्रोटेक्ट करता है. अगर ये ना हो तो या तो हम सांस ना लेने के कारण मर जाएंगे, लेकिन सिर्फ श्वसन क्रिया रोकने के कारण ही नहीं, इसके अलावा भी एक और इफेक्ट पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े ही बर्न हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ द प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव. जीवित ही हम पक जाएंगे, बेक हो जाएंगे, सिक जाएंगे बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे. दिन में तो ऐसा होगा, और यदि रात में ये एटमॉस्फेयर की परत हट जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि हम सबकी कुल्फी बन जाएगी. क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे हम? फ्रीज. सो एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. और रात में क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे. ठीक है ना? इसलिए एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैड मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. यानी कि ये जो विस्तृत रूप में बहुत सारा ये जो हवा का ब्लैंकेट है ना, ये धरती के चारों ओर ढका हुआ, इसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, वो भी कैसा है? जीवन जीने लायक. कैसा है? जीवन जीने लायक है. अब अपन बात करते हैं कि भाई ठीक है, एटमॉस्फेयर समझ गए. एटमॉस्फेयर में होता क्या है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा भी बहुत सारी हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ओजोन, मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर. उनके बारे में भी पढ़ेंगे. सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. इसके बारे में आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, अब तक सुनते चले आ रहे होंगे. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, जीवन दुष्कर हो रहा है. तो हो रहा है तो क्यों हो रहा है? एक्चुअली होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ. अब होता क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण ये है कि ये जो हीट होती है, पृथ्वी पर जितनी जो हीट आती है, ये उसको पकड़ के रखती है. क्या करके रखती है? पकड़ के रखती है. हीट को जल्दी से जाने नहीं देती, बनाए रखती है. और इसी से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट.
ठीक है, इसीलिए हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में ही वो चीज हमारे लिए फायदेमंद है। अगर उसकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब उसकी अधिकता बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, जो बढ़ती जा रही है दिनों दिन, वो क्या रहा है कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इंसान ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इंसान। इसके अलावा एक और चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, वो है हमारी मशीनरी दैट रन्स ओवर फ्यूल। जो भी मशीनरी फ्यूल पे चलते हैं, खासकर पेट्रोलियम फ्यूल पे, चाहे वो कुछ भी हो कोई इंडस्ट्री हो, कल कारखाना हो, कोई व्हीकल हो, वो सभी क्या करते हैं कि जब वो फ्यूल जलता है उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो एक तो ह्यूमंस की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरे मशीनरी की संख्या बढ़ती जा रही है, और फ्यूल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई चल रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहील कर लेते हैं और एग्जॉस्ट कर देते हैं ऑक्सीजन को। तो पेड़ों को काट कम करते जा रहे हैं, इन चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। अब ज्यादा लेवल बढ़ने से फर्क क्या पड़ता है? ज्यादा लेवल बढ़ने से फर्क पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर को उतना ज्यादा पकड़ के रखेगी, धरती का टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, होगा क्या, जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ पिघलने लगेगी, उनकी बर्फ पिघलने लगेगी तो क्या होगा, तो वो पानी बनेगी, पानी बन के वो क्या करेगी, जितने भी सीज हैं, जितने भी ओशियंस हैं, उनका जो जल स्तर है उसको बढ़ाती जाएगी। और इसी तरह से अगर उनका जल स्तर बढ़ता जाएगा, एक तो हम लोग गर्मी से परेशान, ऊपर से क्या होगा, समुद्र ऊपर आते जाएंगे, और महासागर जब ऊपर आते जाएंगे तो जो लैंड है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका जो क्षेत्रफल है वो सिकुड़ता चला जाएगा, यानी रहने के लिए हमें जमीन कम पड़ जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। When its level in the atmosphere increases, जब इसका लेवल बढ़ता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूल्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो बढ़ता जाता है लगातार। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रीन हाउस पढ़ लिया हमने, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लिया, वार्मिंग, उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर बना है। अब जाहिर सी बात है, वायुमंडल है तो वायु से मिलकर बना होगा, लेकिन वायु में कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी मात्रा में है जिससे बना है हमारा वायुमंडल। अगर हम मान लें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अधिकता किस गैस की है? नाइट्रोजन की। कितनी है? 78%। कितनी? 78%। दूसरे नंबर पे जो गैस आती है एटमॉस्फेयर में, वो गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड ऑल अदर गैसेस वो सब मिलकर के कितनी है? 0.04%। तो ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का। थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं।
नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब इसका उपयोग क्या होता है? वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो नाक में तो कोई यंत्र है नहीं, वो जो भी गैसेस होगी वो सारी ले लेते हैं, वो सारी अंदर चली जाती है। तो अपन लेंगे तो ऑक्सीजन भी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी, उसके साथ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है। तो अभी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन भी हमारे ऑक्सीजन लेने का जो ब्रीथ करने का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत अपने फेफड़ों में लंग्स तक चली जाती है, लेकिन हमारे जो लंग्स हैं उसे जैसी आती है वैसे ही वापस कर देते हैं। नो एंट्री, प्लीज गो बैक, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, उसको हम एक्सहील कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन ये नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स को क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लांट्स इससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लेकिन एक समस्या, प्लांट्स सीधे नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते, इसका ग्रहण नहीं कर सकते, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा इनहेल करते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन को सीधा इनहेल नहीं करते, तो उसमें उनकी जो सहायता करते हैं वो करते हैं कौन? बैक्टीरिया। नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, तो होता क्या है, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तब क्या होता है, बैक्टीरियाज आते हैं दैट लिव इन दी सॉइल, जो बैक्टीरिया मिट्टी में रहते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स की जड़ों में भी वो बैक्टीरिया मिलते हैं। वो क्या करते हैं, वो दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, वो एयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट, और उसकी फॉर्म को बदल देते हैं, उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसमें कि प्लांट्स उसको ग्रहण कर सके। तो जितने भी हम उर्वरक डालते हैं वो भी ज्यादातर नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। आगे बात समझ में? ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर आती है, 21% है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और किस प्रक्रिया के तहत? जब वो अपने लिए पत्तियों के माध्यम से भोजन बना रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो उस प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी के माध्यम से अपने अंदर ग्रहण करते हैं फूड के रूप में। In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then the balance gets disturbed. और इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना हुआ प्रकृति का। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ये बैलेंस है, ये बिगड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो इस बारे में भी सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए। एनवायरमेंट डे अभी गया है और आगे बारिश आएंगी, सो यू ऑल आर केयरफुल फॉर दैट। हर आदमी को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो 0.03% है, लेकिन हमें परेशान भी बहुत करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, जैसा मैंने आपको बताया। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सभी छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स वर सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट
जो जानवरों और इंसानों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, और प्लांट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, इसका बैलेंस प्रकृति लगभग बराबर बनाया है। लेकिन फिर भी क्या होता है, द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। लेकिन ये जब बैलेंस बिगड़ता कब है, जब हम फ्यूल जलाते हैं, सच एज कोल एंड ऑयल, चाहे वो कोयला के रूप में फ्यूल हो या ऑयल के रूप में। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। उससे क्या होता है, बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रतिवर्ष। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate। और ये क्या करता है, अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है उसको ये उसका स्वरूप बिगाड़ देता है। अब बात आती है, हमने ये तो समझ लिया कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस कितने परसेंट है, कितनी मात्रा है। अब बात आती है कि ये जो ब्लैंकेट है इसकी मोटाई कितनी है, और मोटाई है तो अगर हम अर्थ के लेवल से देखें, यहाँ से लेके जितना इसका लास्ट लेवल है वहां तक, क्या ये एक जैसा है या इसमें कुछ परिवर्तन है, तो मैं कहूँगा इट इज नॉट सेम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट हैज मैनी लेयर्स। जैसे कि हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी, जैसे एक अनियन की लेयर्स होती हैं, उसी तरह से इस एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स नापी गई हैं, मापी गई हैं। तो कितनी लेयर्स है उसके बारे में बताएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है, 5 लेयर्स में। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है अर्थ के सरफेस से। कहां से शुरू होती है, अर्थ के सरफेस से। तो पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। और दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर है मेसोस्फेयर, चौथी लेयर है थर्मोस्फेयर, और पांचवी और अंतिम लेयर है एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, वहीं स्ट्रेटोस्फेयर को हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, मेसोस्फेयर को मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर को तापमंडल, और एक्सोस्फेयर को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फेयर की। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम सारा जो जीवन है ये इसी लेयर के अंतर्गत आ जाता है। आपके जो बड़े बड़े पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट भी है, वो भी इस लेयर के अंदर ही आती है। इससे बहुत ऊपर जाकर ये लेयर पहुंचती है। इट्स एवरेज हाइट, ये जो हाइट्स हैं ये फिक्स नहीं है, ये एवरेज है, अंदाजन है, गैस है, ऊपर नीचे चलती रहती है। हाइट इज 13 किलोमीटर। एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer। और जितने भी भौगोलिक परिवर्तन होते हैं जो हमें धरती पे दिखाई देते हैं वो इसी लेयर के अंतर्गत होते हैं। बारिश भी इसी में होती है, तूफान भी इसी में आता है, चक्रवात भी इसी में आता है। ठीक है, समझ में आ गए? ओके, अब बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर की। दूसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, एबव द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के बाद स्टार्ट होता है। लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, समताप मंडल आता है। इट एक्सटेंडेड अप टू द हाइट 50 किलोमीटर, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है जमीन से। ठीक है, 10 किलोमीटर तक इसकी, 13 किलोमीटर तक इसकी है। 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर की आती है हाइट। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। ये जो है लेयर, ये बहुत महत्वपूर्ण लेयर है। जितने भी भौगोलिक परिवर्तन होते हैं ये इस वाली लेयर में ज्यादा होते हैं। आंधी, तूफान, सब कुछ इसमें आता है। बादल वगैरह भी इसी लेयर में रह जाते हैं।
और बादलों से भी ऊपर जाकर के ये लेयर स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ का जो तापमान है वो लगभग एक जैसा रहता है, जो मौसमी परिवर्तन है इसमें बहुत कम होते हैं। तो ज्यादातर जो एरोप्लेन्स हैं जो लंबी दूरी के होते हैं वो इसी समताप मंडल में उड़ने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं रहते। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड weather phenomenon, making conditions most ideal for flying aeroplanes. One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. और इसी में एक ओजोन गैस की लेयर भी है। ओजोन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सूरज की से। We have just learned how it protects us from harmful effect of the sun rays. तो जो सन रेज होती हैं हार्मफुल, उनसे वो ओजोन लेयर हमें बचाती है। तो ओजोन लेयर अगर कोई पूछता है आपसे कहाँ पे होती है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। अब दूसरी बात, इससे ऊपर चलते हैं 80 किलोमीटर की हाइट तक, 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक, तो वहां पे है मेसोस्फेयर। कौन है? मेसोस्फेयर, जिसको मध्य मंडल बोलते हैं। दो परतें इसके नीचे हैं, दो परतें इसके ऊपर हैं, ये बीच में है, इसीलिए इसको हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, इट्स extended up the height of 80 kilometer. Meteoroids burns up in this layer on entering from the space. तो जितने भी मेट्रोइड्स होते हैं, बताया था ना मैं आपको, एस्ट्रॉइड और मेट्रोइड्स। तो जो मेट्रोइड्स होते हैं, उल्कापिंड होते हैं छोटे छोटे, वो इस मेसोस्फेयर में आकर के ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? घर्षण के कारण। इसके ऊपर आती है थर्मोस्फेयर। कौन सी है? थर्मोस्फेयर। इसको तापमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमंडल। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। इसमें आकर के जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो होती नहीं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट को ऊपर चलते चले जाएंगे ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। लोनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, और इस लेयर का पार्ट है लोनोस्फेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है, काफी लंबी चौड़ी लेयर है। दिस लेयर हेल्प्स द रेडियो ट्रांसमिशंस, और जो रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। ये लेयर उसके लिए डिपेंड्स है और हेल्पफुल है। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. जब भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज यहां से छोड़ी जाती हैं, तो ये कहां तक पहुंचती है? थर्मोस्फेयर तक, फिर वहां से रिवर्स आती है। तो ये हो गई आपकी चौथी लेयर। और जो लास्ट अंतिम लेयर है वो लेयर है एक्सोस्फेयर। इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। उसके बाद वायुमंडल समाप्त होने की कगार पर आ जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर है वेरी थिन लेयर। इसकी बहुत ज्यादा पतली एंड लाइट गैसेज, और इसमें सबसे ज्यादा हल्की हल्की गैसेज होती हैं, लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यहां से ही हाइड्रोजन और हीलियम बहती हैं ऊपर। ठीक है, आप जानते हो ना, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही लाइट गैसेज होती हैं। किसी बैलून में हाइड्रोजन की गैस भर तो तुरंत से ऊपर चला जाएगा। तो ये फ्यूल भी काम आता है ज्यादातर रॉकेट्स में। अब आती है बात वेदर एंड क्लाइमेट की। अगर आपने ये पढ़ लिया तो उसके बाद हम बात करते हैं वेदर की और क्लाइमेट की। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है? आवर टू आवर, डे टू डे,
कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड वेदर। यानी कि हर घड़ी हर पल जो मौसम में परिवर्तन आता है उसी को हम वेदर बोलते हैं। ठीक है, एक घड़ी का हो सकता है, 1 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 घंटे का, 1 दिन 2 दिन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? वेदर। आज का वेदर बता रहे, कल का वेदर बता रहे। लेकिन इसी को बड़े रूप में अगर देखेंगे तो ये क्लाइमेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाइमेट। द एवरेज weather condition of a place for a long period of time is called climate। तो एक जगह विशेष का टेम्परेचर लंबे समय तक नापा जाए तो वो टेम्परेचर, वो जो वेदर है, वो वेदर की कंडीशन है लंबे पीरियड तक, महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने की या साल भर की। ठीक है, तो द एवरेज वेदर कंडीशंस, जो एवरेज वेदर कंडीशंस हैं एक स्थान की, वो लंबे समय पर नापी जाती हैं, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई। तो आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, साइक्लोन, और उसके बाद ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो टेक केयर, रीड कंटिन्यूअसली, रिपीट and repeat your chapters, concentrate on your chapters. If you have any question, query, please ask. Till then, bye bye, see you in next video.